प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बीएपी के सीनेटर अनवारुल हक काकर को पाकिस्तान का अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है। उनका काम नई सरकार चुने जाने तक बतौर प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालना है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार बहुप्रतीक्षित घोषणा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नेशनल असेंबली एनए में निवर्तमान विपक्षी नेता राजा रियाज के बीच आज इस्लामाबाद में हुई बैठक के दौरान काकर के नाम पर आम सहमति बनने के बाद हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति आरिफ अलवी को सलाह भेजी, जिन्होंने कुछ ही समय बाद अपनी सहमति दे दी। राष्ट्रपति कार्यालय से जारी बयान में बताया गया राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनवारुल हक काकर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 224(a) के तहत नियुक्ति को मंजूरी दी है। इससे पहले पीएम शहबाज से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री आवास के बाहर मीडिया से बातचीत में रियाज ने भी पुष्टि की कि काकर को अंतरिम व्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि हमने पहले तय किया था कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री एक छोटे प्रांत से और गैर विवादास्पद व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होना चाहिए। हमारा उद्देश्य छोटे प्रांतों में अभाव की भावना को दूर करना था। आखिरकार हम इस बात पर आम सहमति पर पहुंच गए कि अनवारुल हक काकर कार्यवाहक पीएम होंगे। अनवारुल हक काकर को 2018 में बलूचिस्तान से एक स्वतंत्र सीनेटर के रूप में चुना गया था। उनका कार्यकाल 6 साल का था, जो मार्च 2024 में समाप्त होगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रवासी पाकिस्तानी और मानव संसाधन विकास पर सीनेट की स्थायी समिति के अध्यक्ष और व्यापार सलाहकार समिति, वित्त और राजस्व, विदेशी मामलों और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सदस्य के रूप में काम किया है। काकर ने सीनेट के भीतर 2018 में गठित बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए संसदीय नेता की भूमिका भी निभाई। काकर ने 5 साल की लंबी अवधि तक इस पद को संभाला। बहरहाल महज 5 महीने पहले पार्टी ने नए नेतृत्व को चुनने का संकल्प लिया, जिसके चलते उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। अनवारुल हक काकर ने दिसंबर 2015 से जनवरी 2018 तक बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता के रूप में भी काम किया है। इस्लामाबाद स्थित अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड कंटेम्प्रेरी रिसर्च के अनुसार काकर के पास बलूचिस्तान विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र में स्नातक की डिग्री है। संस्थान ने बताया कि काकर अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, पुश्तो, बलोची और भावी भाषाओं में दक्षता रखते हैं। उनकी नियुक्ति पर पूर्व सूचना मंत्री और पूर्व पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने कहा कि काकर एक ईमानदार, शिक्षित और विनम्र पाकिस्तानी हैं। पीपीपी नेता फैसल करीम कुंडी ने विकास का स्वागत किया और काकर को बधाई दी। आइए हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के बारे में बात कर लें। पाकिस्तान में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की एक डायरी ने तहलका मचाया हुआ है। इस डायरी से पता चला है कि इमरान खान पर बुशरा बीबी का पूरा कब्जा था। वह इमरान खान की दैनिक दिनचर्या से लेकर पार्टी और देश के फैसले में दखल देती थी। इमरान खान बुशरा बीबी की मर्जी के बिना न तो कुछ खा सकते थे और न ही इनकार कर सकते थे। इतना ही नहीं, उनकी डायरी में पाकिस्तानी सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा को मामू के नाम से संबोधित किया गया है। बुशरा बीबी की डायरी के सार्वजनिक होने के बाद सत्तारूढ़ दलों ने इमरान खान के खिलाफ जमकर हमला बोला है। पीपीपी या पीएमएल नेताओं ने बुशरा बीबी को रिंग मास्टर करार दिया है। बुशरा बीबी की लीक डायरी से खुलासा हुआ है कि वो पाकिस्तान में सत्ता के प्रमुख स्तंभों पर दबाव डालती थी। सरकार से लेकर सेना तक बुशरा बीबी की सत्ता चलती थी। डायरी के लीक पन्नों से खुलासा हुआ है कि बुशरा बीबी पति पत्नी की सीमाओं के पार जाकर इमरान खान को नियंत्रित करती थी और न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम फैसलों को लेती थी, बल्कि बतौर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की पत्नी देश के फैसलों में भी दखल देती थी। इन खुलासों ने पीटीआई नेतृत्व के भीतर बुशरा बीबी की भूमिका की गहन जांच को प्रेरित किया है। डायरी से पता चला कि बुशरा बीबी इमरान खान की मानसिकता को बदलने के लिए प्रार्थना पर जोर देती थी। वह उनके बयानों को तैयार करती थी और प्रेरक भाषा में तकरीरें सुनाती थी। वह इमरान खान की पार्टी के अंदरूनी मामलों पर आखिरी फैसला सुनाती थी। उनके आदेश के बिना इमरान खान किसी भी बड़े फैसले को कभी भी लागू नहीं करते थे। इमरान खान की निजी ज़िंदगी में बुशरा बीबी का हस्तक्षेप इस कदर था कि वह उनके खाने पीने से लेकर सोने, जागने और बयानों पर भी अपना हुक्म सुनाती थी। बुशरा बीबी की डायरी में सबसे बड़ा खुलासा पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर और जावेद बाजवा को लेकर है। इस डायरी में जनरल बाजवा को मामू के नाम से संबोधित किया गया है। डायरी में प्रमुख व्यक्तियों और संस्थानों पर दबाव डालने के उद्देश्य से रणनीतियाँ सुझाई गई हैं। डायरी से पता चला कि बुशरा बीबी पीटीआई की कानूनी रणनीति को नियंत्रित करती थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने वकीलों और इमरान खान के बीच बातचीत को नियंत्रित किया था और इमरान को महत्वपूर्ण मामलों पर चुप रहने का निर्देश दिया था। डायरी में इमरान खान की दिनचर्या, उनके आहार और गतिविधियों में बुशरा बीबी के नियंत्रण के बारे में भी बताया गया है। इसमें दी गई डिटेल में इमरान खान के भोजन और ड्रिंक करने के विकल्पों का जिक्र है। यहाँ तक कि खाने पीने के लिए एक विशिष्ट समय का भी उल्लेख किया गया है। डायरी में दूध की खपत के संबंध में उनके अपरंपरागत
तर्क को भी रेखांकित किया गया है, जिसमें इमरान खान को केवल आधी रात को दूध पीने तक सीमित रखा गया है। इस खुलासे ने विवादों का तूफान खड़ा कर दिया है। कहते हैं न कि अकड़ उतनी दिखाओ जितने की आपकी औकात हो। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के बहाल होने से पहले भारत के साथ व्यापार शुरू नहीं करने का दम भरने वाले पाकिस्तान की अकड़ ढीली पड़ गई है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के दवा नियामक ने कहा है कि अस्पतालों और आम नागरिकों के अपने इस्तेमाल के लिए भारत से कैंसर रोधी दवाओं और टीकों सहित महत्वपूर्ण दवाएं आयात करने पर प्रतिबंध नहीं है। मीडिया की खबर में शुक्रवार को जानकारी दी गई है। भारत जान बचाने वाली दवाओं के निर्यात का बड़ा खिलाड़ी है और दुनिया भर में दवाओं का निर्यात करता है। समाचार पत्र द न्यूज़ इंटरनेशनल की खबर के अनुसार ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को कहा है कि आयात नीति आदेश 2022 के तहत अपने उपयोग के लिए भारत से महत्वपूर्ण दवाएं, कैंसर रोधी दवाएं और टीके आयात करने पर अस्पतालों या आम आदमी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि इसके लिए प्राधिकरण से पहले आपत्ति प्रमाण पत्र NOC लेना होगा। DRAP अधिकारियों का बयान स्वास्थ्य पर सांसदों की स्थायी समिति को एक सत्र के दौरान आया है। सत्र में सांसद प्रोफेसर मेहर ताज रोगानी ने वित्तीय संकट के बीच देश में कई आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता का मुद्दा उठाया था। DRAP के अधिकारियों ने इस पर भी कहा कि पाकिस्तान में कुछ आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता को देखते हुए आम लोग और अस्पताल भारत से सीधे दवाएं आयात करने के लिए NOC के लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में आयात नीति आदेश 2022 के तहत भारत से किसी भी दवा के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पाकिस्तान के अंबानी कहे जाने वाले अरबपति मियां माशा ने भी कुछ दिन पहले ही शहबाज सरकार से अपील की थी कि भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करे। उन्होंने कहा था कि अब यह व्यापार शुरू होता है तो पाकिस्तान की कंगाली भी दूर हो जाएगी। शहबाज सरकार ने इस सुझाव को खारिज कर दिया था और कहा था कि जब तक कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होगा तब तक भारत के साथ व्यापार शुरू नहीं होगा। पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग भी मांग कर रहा है कि उसे कपास की आयात की मंजूरी दी जाए, लेकिन शहबाज सरकार इसे अनुशंसा ही कर चुकी है। इससे पाकिस्तान में सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। आइए हम कोविड-19 वायरस के बारे में बात करें। ब्रिटेन में कोविड वायरस के नए वेरिएंट EG5.1 ने कोहराम मचाया हुआ है। इस वेरिएंट का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से लोगों के बीच फैल रहा है। इंग्लैंड में स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार EG5.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन से पैदा हुआ है। इसे पिछले महीने यूनाइटेड किंगडम में पहली बार डिटेक्ट किया गया था। तब से हर दिन बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। UK हेल्थ सिक्योरिटीज एजेंसीज ने कहा है कि EG5.1, जिसे एरिस का नाम उपनाम दिया गया है, ये 7 नए कोविड केस में एक का कारण बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषकर एशिया में बढ़ते मामलों के कारण ब्रिटेन में इसके मामले बढ़ने के बाद 31 जुलाई को इसे एक नए वेरिएंट के रूप में क्लासिफाई किया गया था। UKHSA ने कहा है कि EG5.1 वेरिएंट से खतरे का पहली बार अंदेशा 3 जुलाई 2023 को होराइजन स्कैनिंग के दौरान हो गया था। तब से स्वास्थ्य एजेंसियां इस वेरिएंट की गतिविधियों पर निगाहें बनाई हुई थी। इस वेरिएंट के कारण एशिया में भी संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज हुई है। इससे यूरोपीय देशों के लिए खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यूके डेटा में जीनोम की बढ़ती संख्या और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर वृद्धि के कारण इसे बाद में 31 जुलाई 2023 को मॉनिटरिंग सिग्नल से बढ़ाकर वेरिएंट V23 जुलाई 01 कर दिया गया था। बताया गया कि इस वेरिएंट का नामकरण करने से इसके लक्षण और प्रभावों के विस्तृत अध्ययन में काफ़ी सहायता मिली। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2 हफ्ते पहले EG5.1 वेरिएंट पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। तब WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम गोबियस ने कहा था कि हालांकि लोग टीकों और पूर्व संक्रमण से बेहतर सुरक्षित हैं, लेकिन देशों को अपनी सतर्कता में कमी नहीं लानी चाहिए। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि नया वेरिएंट अधिक गंभीर है, क्योंकि नवीनतम UKHSA डेटा से पता चलता है कि यह अब देश के सभी कोविड-19 मामलों का 14.6% है। यहाँ तक कि कोविड-19 मामलों की दर में वृद्धि जारी है। UKHSA के रेस्पिरेटरी डेटामार्ट सिस्टम के माध्यम से रिपोर्ट किए गए 4,396 सांस के नमूनों में से 5.4% को कोविड-19 बताया गया, जबकि पिछली रिपोर्ट में आंकड़ा 4,403 में से 3.7% था। UKHSA के टीकाकरण प्रमुख डॉक्टर मैरी रामसे ने कहा कि हमें इस सप्ताह की रिपोर्ट में कोविड-19 मामलों में वृद्धि देखने को मिली है। हमने अधिकांश आयु समूह में, विशेषकर बुजुर्गों में, अस्पतालों में प्रवेश दरों में थोड़ी वृद्धि देखी है। हालांकि इस वेरिएंट से हॉस्पिटलाइजेशन की दर काफ़ी कम है। हम वर्तमान में ICU में मरीजों की भीड़ नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम इस वेरिएंट को बारीकी से निगरानी करना जारी रखेंगे। आइए हम एक बार फिर पाकिस्तान की ओर चले। मुस्लिमों के हितों का रोना रोने वाले पाकिस्तान की पोल एक बार फिर खुल गई है। चीन के तलवे चाटने वाले देश ने अपने फ़ायदे के लिए ईरान को धोखा देने के लिए अमेरिका से सांठगांठ कर ली है। अमेरिका के दबाव के चलते पाकिस्तान ने एक दशक पहले ईरान के साथ किए गए गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है।
खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में ईरान अपने हिस्से का काम करीब करीब पूरा कर चुका है। पाकिस्तान की इस हरकत से उसकी धूर्तता एक बार फिर जगजाहिर हो गई है और इस्लामिक बिरादरी में रोष पाया जा रहा है। नेशनल असेंबली को दी गई लिखित गवाही के अनुसार पाकिस्तान के पेट्रोलियम राज्य मंत्री डॉक्टर मुसादिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान ने गैस बिक्री खरीद समझौते के तहत ईरान को फोर्स मेजोर एंड एक्सक्लूसिव इवेंट का नोटिस जारी किया गया है, जिसके तहत जीएसपी के तहत पाकिस्तान के दायित्वों को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि ईरान ने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में देरी के लिए पाकिस्तान के ऊपर भारी जुर्माना लगाने की धमकी दी है, जिसको लेकर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य जमाल उद दीन ने शहबाज सरकार से सवाल पूछा था कि क्या प्रोजेक्ट में देरी के लिए पाकिस्तान को जुर्माना भी देना होगा। इस पर पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण जीएसपी रुका हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान पर प्रतिबंध हटने के बाद परियोजना गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। ऐसा कोई खतरा नहीं है। प्रतिबंधों से राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं एसओई पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना पूरा होने के लिए कोई तारीख और समय सीमा नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने जिस फोर्स मेजोर एंड एक्सक्लूसिव इवेंट विकल्प का सहारा लिया है वह अमेरिकी दबावों के आगे झुकने को तर्कसंगत बनाने की एक चाल है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को दर्शाती है जिसमें किसी समझौते से पीछे हटने के लिए एक बहाना तलाशा जाता है। आईएमएफ से लगभग 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय ऋण को मंजूरी मिलने के कुछ ही दिनों के भीतर पाकिस्तान सरकार ने 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसके तहत सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन से भी पाकिस्तान को ऋण मिले हैं। पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के निर्माण को रोक दिया है, जबकि ईरान ने अपने क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया है। तेहरान का कहना है कि उसने 1150 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का हिस्सा पूरा कर लिया है, जिसके लिए मार्च 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और डॉक्टर महमूद अहमदीनेजाद द्वारा संयुक्त रूप से चाबार के पास गबत की ईरानी साइट पर करीब $7.5 अरब की लागत से ईरान की तरफ की पाइपलाइन तैयार कर ली है। पाकिस्तान ने ईरान को धोखा देकर वाशिंगटन में अधिकारियों का विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को नज़रअंदाज नहीं करने पर सहमत हो गया है। पाकिस्तान सरकार द्वारा उठाया गया दूसरा कदम नेशनल असेंबली में एक विधेयक को पारित करना है, जो पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों को रोकने का प्रावधान करता है। पाकिस्तान के सामने आईएमएफ ने आतंकवादियों को दी जाने वाली फंडिंग रोकने की शर्त रखी थी, जिसके लिए पाकिस्तान ने अपने नेशनल असेंबली में बिल पास किया है। हालांकि ईरान ने पाकिस्तान द्वारा फोर्स मेजोर एंड एक्सक्लूसिव इवेंट का नोटिस जारी करने की वैधता पर सवाल उठाया, जिसके तहत पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में गैस पाइपलाइन बिछाने से रोकने के अधिकार का दावा किया था। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाही इस्लामाबाद की 3 दिवसीय यात्रा पर थे, जहां उन्होंने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से मुलाकात की थी। उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को परियोजना को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करेगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।